चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 2 हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू की सीरीज का। ठीक है, हमने लेक्चर 1 में कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, ऐसे ही इस लेक्चर 2 में भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी ना किसी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम 1 जनवरी 2026 से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, उसमें केमिस्ट्री के लिए आपको टोटल 16 चैप्टर्स पूरे मिलेंगे और उनके साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिखाई देगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहां पर, और साथ ही साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ में 5 जो है आपको प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर भी सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, जिसमें वीडियो सॉल्यूशन आपका रहेगा और जो प्राइस है वो सिर्फ 199 है। ठीक है, तो ये सिर्फ 200 रुपए तक आपको अमाउंट मिल रहा है। तो इसके लिए आपको ये क्या करना है कि हमारा जो ऐप है ब्रेकिंग बॉन्ड, तो ये ब्रेकिंग बॉन्ड आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ब्रेकिंग बॉन्ड याद रहे, नाम आपको पूरा मिलाकर लिखना है, ये बीच में कोई स्पेस आपको छोड़नी नहीं है। तो प्ले स्टोर पर आपको ये दिख जाएगा, साथ ही साथ मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर रहा हूं, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे आज के सेशन का इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये देखिए बोर्ड पर। तो यहां पर डिस्टिंग्विश करने के लिए पूछा है। ठीक है, डिस्टिंग्विश दिया हुआ है और किस किस के बीच में है, यहाँ पर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में दिया हुआ है। तो यहां देखिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिस्टिंग्विश है। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देखिए, पुराने कई सारे पेपर में इनको पूछा जा चुका है। तो लेटेस्ट में जुलाई 2024 में भी ये है, 2020 में पूछा जा चुका है, और पहले के तो कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे पेपर हैं जहां पर ये पूछा जा चुका है। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क का इसका वेटेज होता है जनरली। ठीक है, और आपको डिस्टिंग्विश करके दिखाना होता है। सिंपल पार्ट है, मॉलिक्यूलरिटी हम किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो हैं किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मान लो कोई एक रिएक्शन आपके पास में है, A+B है, और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है P+Q नाम का। तो इस सिंपल सी रिएक्शन में कितने नंबर रिएक्टेंट्स के इन्वॉल्व हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी को बोला जाएगा कि वो मॉलिक्यूलरिटी है। ठीक है, तो हम इसमें बाइफर्केशन कर लेते हैं यहां पर सिंपल ही। तो हम मॉलिक्यूलरिटी किसको बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसको हम नाम दे देते हैं मॉलिक्यूलरिटी का। नंबर 2, जो भी मॉलिक्यूलरिटी होती है ये प्योरली थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। ठीक है, ये प्योरली थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटली हम इसको डिफाइन नहीं करते हैं या डिराइव नहीं करते हैं। प्रॉपर्टी जो है, ये एंटिटी जो है, ये आपकी थ्योरेटिकल होती है। और नंबर 3 है कि इसकी जो भी वैल्यूज आती है वो हमेशा इंटीजर होती है। इसकी जो भी वैल्यूज आपको दिखाई देंगी वो ऑलवेज इंटीजर होती है। ठीक है, कभी फ्रैक्शन में नहीं मिल सकती। जबकि ऑर्डर के बारे में क्या स्पेशलिटी है? ऑर्डर की स्पेशलिटी ये है कि ये हमेशा जो है आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है और ये आपका इंटीजर भी हो सकता है, दोनों भी इसमें पॉसिबल हैं। तो ये आपको होल नंबर भी मिल सकता है और इसमें फ्रैक्शन भी, जैसे 1.5 आपको मिल सकता है, 2.5 आपको मिल सकता है, 3.5 आपको मिल सकता है, ऐसा इसमें पॉसिबल है। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि जितनी भी वैल्यूज हैं ये प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। जितनी भी वैल्यूज ऑर्डर की आती हैं वो सबकी सब प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, यानी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू हैं या प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए हम इसको ऑर्डर का नाम देते हैं। और नंबर 3 इसकी जो डेफिनेशन है, ऑर्डर किसको बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं किसी भी डिफरेंशियल रेट लॉ में, फॉर एग्जांपल आपने किसी का रेट लिखा हुआ है, तो रेट इज इक्वल टू के। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं A है और इनटू में B है। तो किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाली जितनी भी स्पेसीज हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन के पावर का जो सम होता है उसको हम नाम देते हैं ऑर्डर। जैसे यहां पर पावर में x लिखा है और b के पावर में y लिखा हुआ है, तो ऑर्डर किसको बोला जाएगा? x प्लस y को ऑर्डर का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी रेट लॉ में या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के अंदर जो भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर होता है, उस पावर के सम को, उसकी एडिशन को हम नाम देते हैं कि वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो बस आपको एक 3 पॉइंट दिखाने थे, 3 पॉइंट आप दिखाओगे, पेपर में नोट करोगे, तो 2 मार्क का आपका क्वेश्चन जनरली बन जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल हमारा क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम्स में इसको ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, उनमें से हम पहले बात कर लेते हैं एक सिंपल पार्ट पर, वो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ हम किसको बोलते हैं।
रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे कि एग्जाम्पल के लिए A प्लस बी आपके पास में रिएक्टेंट स्पीसीज हैं, ये दोनों कंबाइन होकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, पी नाम का इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, सिंपल रिएक्शन हमारे पास में बनी हुई है। तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो भी चेंज होगा, एक तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा, उस चेंज को हम नाम देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन को आप इस तरह से बोल सकते हो कि ये एक्चुअल में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास में रिएक्टेंट का, या तो फिर आप प्रोडक्ट का ले सकते हो, साथ ही साथ आपको दिखाई देगा ये चेंज इन टाइम आपके पास में होगा। इसको हम जनरली बोलते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन आपका हुआ तो उसी के साथ लगा हुआ कौन सा होता है, रेट लॉ भी लगा हुआ होता है। तो रेट लॉ किसको बोलते हैं, या इसी का एक नाम और है डिफरेंशियल रेट लॉ भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेट लॉ बोलो या डिफरेंशियल रेट लॉ बोलो। रेट लॉ क्या होगा कि जो भी आपने रिएक्शन यहां पर देखा है, तो रिएक्टेंट का जनरली क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। तो रिएक्टेंट का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिक्रीज होता है रिएक्शन के टाइम के साथ में, और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो जनरली आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स की हमने एक रिएक्शन किए थे, 30 मिनट तक हम लोग रिएक्शन को देख रहे हैं। 30 मिनट के बाद पता चला कि ए और बी जब कंबाइन हुए तो उनका कुछ परसेंट जो है वो कंबाइन हो चुका है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन कुछ परसेंट बाकी बच गया, ठीक है, रिमेनिंग है एज इट इज है। तो जितना भी अमाउंट इनका कंट्रीब्यूट कर चुका है इस गिवन टाइम के हिसाब से, जो डिक्रीज उसके अंदर आपको मिला है वही हम बोल देंगे कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन था, और प्रोडक्ट में जो इंक्रीज आपको मिला है वो भी उसका रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से बन जाएगा। तो अब हम जब उसका रेट लॉ लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, और यहां पर आपको लिखना होगा ए का कॉन्सेंट्रेशन इनटू में बी का कॉन्सेंट्रेशन, यानी रिएक्टेंट के बारे में हम जनरली लिखते हैं। तो रेट लॉ ये बोलता है कि रेट किसी भी रिएक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज पर, उसके जो कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट बोला सॉरी मैंने, कॉन्सेंट्रेशन पर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको बोलते हैं हम रेट लॉ। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, तो इस साइन को हटाने के बाद आप प्रोपोर्शनलिटी का क्या लेते हो, कांस्टेंट लेते हो, तो ये आपकी एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है इसमें कॉन्सेंट्रेशंस जो भी रहेंगे वो कॉन्सेंट्रेशन को सिंपल पावर्स में लिखा जाएगा, जैसे ए के पावर में x और बी के पावर में y लिखा जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी कहलाती है डिफरेंशियल रेट लॉ, इसको हम रेट लॉ का नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर डिफाइन करने के लिए आपको पूछ लिया जाए बोर्ड के एग्जाम में, तो आप इसमें आंसर जो लिखोगे तो आप पहले ये वाली एक इक्वेशन दिखाओगे, बाद में ये वाली एक इक्वेशन दिखाओगे, साथ में इस इक्वेशन के साथ आपको लिखना होगा यहाँ के नोटेशंस, कौन यहाँ पर क्या अवेलेबल हैं। जैसे आप लिख सकते हो नोटेशंस वेयर के इज कांस्टेंट है, एक ए यहाँ पर कौन है हमारे पास में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, बी भी कौन है आपके पास में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसको आपको लिखना होता है नीचे नोटेशन के तौर पर, वही आपका बन जाता है डिफरेंशियल रेट लॉ। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ऐसा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा इस क्वेश्चन में से दो हिस्से ही पूरे हुए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पर हमने बात की, साथ ही साथ हमने रेट लॉ के ऊपर में बात की। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है वो है आपके पास में सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब सूडो ऑर्डर किसको बोलते हैं, ठीक है, सूडो ऑर्डर बोलते हैं ऐसी केमिकल रिएक्शन या ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शन जो लगता है कि हायर ऑर्डर को फॉलो करने वाली है, थ्योरेटिकल उसकी जो वैल्यू रहेगी हमेशा हायर ऑर्डर की मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स आपको दिखाई देगी, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स आपको दिखाई देगी। एग्जांपल के लिए एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल ले रहे हैं, CH3COOCH3, ये एक ईस्टर है हमारे पास में, CH3COOCH3 एक ईस्टर हमने यहां लिए, इस ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करना है। जैसे ही हम वाटर को ऐड करते हैं तो इसके एडिशन को हम नाम दे देते हैं हाइड्रोलिसिस है करके। हाइड्रोलिसिस करने के बाद में इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिड का प्रोडक्ट बनेगा एक, और प्लस में एक प्रोडक्ट हो जाता है आपका अल्कोहल का। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में अगर हम इसके रेट को देखें तो रेट ये दिखाई देगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई देगा। तो हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हटा दें तो इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट लिखा जाएगा, और आपको यहां दिखाई देगा CH3COOCH3
यानी ये ई स्टार आपका हुआ, इनटू में साथ में आपको मिलना चाहिए वाटर। तो हम जब इसको थेरोटिकली देखते हैं तो आपको रिएक्टेंट के दो स्पीसीज कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके कॉन्सेंट्रेशंस यहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से अगर हम इसका ऑर्डर चेक करें तो इसके पावर में मान लो यहाँ पर 1 लिखा है, इसके पावर में यहाँ पर 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा होता है। तो ऑर्डर हमको मिल रहा है यहाँ पर 1 + 1 यानी 2 का। तो हमको पता चल रहा है थेरोटिकली, ये पता चल रहा है कि ये दोनों जो रिएक्टेंट है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस वजह से हम बोलेंगे कि सेकंड ऑर्डर है। मगर ये जो रिएक्शन है स्यूडो है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी ये फॉल्स वैल्यू है, हम इसको थेरोटिकली निकाल रहे हैं। और जो पूरा चैप्टर है यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास में है वो प्योरली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो बिना एक्सपेरिमेंट के हम इसको नहीं निकाल सकते। इस वजह से जब इसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तब ये बात पता चलेगी कि एक्चुअल में H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है। वाटर की जो क्वांटिटी है वो लार्ज अमाउंट में होती है, इसलिए ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये खुद भी कांस्टेंट है। एक चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम नाम का 12th क्लास में स्टेट बोर्ड में, तो इक्विलिब्रियम में यही बात दी हुई है। यहां पर मैं एक तरफ में लिख देता हूं उसको वहां आपने ये बात सीखा होगा, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के नाम से ये दिया हुआ है। तो 1 - अल्फा एक्चुअल में 1 के ही बराबर में होता है। ठीक है, 1 - अल्फा सिमिलर और इक्वल टू 1 ही होता है, यानी लार्ज अमाउंट में वाटर का जो भी डिसोसिएशन होता है H+ आयन या H3O+ आयन और साथ में OH नेगेटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा या डिसोसिएशन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा कम एक्सटेंट पर होता है, इसलिए उसको निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, यानी उसको हम बोलेंगे कि वो कांस्टेंट था। ठीक है, अब पहले भी यहां पर एक कांस्टेंट लिखा जा चुका है, ये एक वाटर का भी कांस्टेंट आ चुका है। इसको समझने के लिए K' कर देते हैं। अगर हमने इसको K' कर दिया तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी रेट इज इक्वल टू K और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई स्टार आपको दिखाई देगा और वाटर की जगह पर भी क्या आ जाएगा? K, कौन सा वाला? K' वाला। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए और आपके पास में रिमेनिंग रह गया सिर्फ ये एक अकेला ही रिएक्टेंट, इसलिए हम बोलेंगे ऑर्डर जो है वो एक्चुअल में फर्स्ट है। इस रिएक्शन के लिए ये ऑर्डर को फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। तो ऐसी रिएक्शन है जो एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये हायर ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करे, जैसे सेकंड ऑर्डर को ये फॉलो करना चाहिए था, मगर हुआ ये प्रैक्टिकली वैल्यू जब निकाली गई तब पता चला कि ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो कर पा रही है। ऐसी रिएक्शन को, ऐसी सभी तरह की एग्जांपल्स को हम नाम दे देते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा तीसरा एक और क्वेश्चन हुआ। ये वाला एक दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास में और ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है, मैंने इनकी ईयर को लिख रखा है ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ में। अगला बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में जो 2 to 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ अगर आपको पूछ लिया ये वाला यहाँ से इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो वो आपको 3 मार्क्स तक के लिए पूछा जा सकता है। चलिए इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कि जीरो ऑर्डर किसको बोलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए ए है आपके पास में और उसके साथ वो कन्वर्ट हो रहा है पी नाम के प्रोडक्ट में, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं ऐसी रिएक्शन को जिसमें रिएक्टेंट का जो अमाउंट है यानी उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहा है किसी भी रिएक्शन उसके प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए। मैंने एक ही लिखा है यहाँ प्लस में, आपको दूसरा और कुछ लिखना पड़ेगा A+B, मैं ऐसे कर देता हूं उसको A+B और ये कन्वर्ट हो रहा है P में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि A नाम का जो रिएक्टेंट था आपका वो कंट्रीब्यूट कर पा रहा है P को बनाने के लिए, प्रोडक्ट P में कन्वर्ट होने के लिए, मगर जो B का अमाउंट है, B का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो A जो है आपका वो कंट्रीब्यूट कर पा रहा है लेकिन जो B है वो आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा और उसका जो ऑर्डर है वो जीरो हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी इसका जब हम रेट लिखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 0।
तो ये जो बी है ये एक्चुअल में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, तो इसको इस रेट लॉ की इक्वेशन में से स्किप कर दिया जाएगा, इसको यहां से हटा दिया जाएगा। तो सिर्फ आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से दिखाई देता है, ये जीरो ऑर्डर बन गया, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ही ए बाकी रह गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर किसी रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम नाम दे देते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, अब अगला हमको देखना है वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो जीरो ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनाना है। वापस मैं यही वाली इक्वेशन को लिख देता हूं यहां वापस से मैं इसी रिएक्शन को दोबारा यहां नोट कर रहा हूं। तो ए नाम का रिएक्टेंट था और ये कन्वर्ट हो रहा है पी नाम के प्रोडक्ट में। हमको पता है कि ये जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर की है, तो अगर मैं इसका रेट लिखूंगा तो किस तरह से लिखा जाएगा, ये वाली साइड में मैं लिख रहा हूं, देखिए सभी यहां पर। तो इसका जो रेट हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट के, आपका प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट और कांसेंट्रेशन ऑफ ए पर। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अब क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके पावर में जहां पर x लिखा था वहां आपको क्या लिखना है, जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब है कि a का जो अमाउंट है वो एक्चुअल में इस पूरी रिएक्शन में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, उस पर वो रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपका जीरो ऑर्डर का बना, इसको हम मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसे ही हमने एक और रेट देखा था, वो था इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट कैसा लिखा जाता है कि ए जो रिएक्टेंट था उसके कॉन्सेंट्रेशन को माइनस में आपको लिखना होता है, साथ ही साथ उसका डिफरेंस आपको दिखाना होता है। तो डिफरेंस इन चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम आप लेते हो, तो इसको लिखा जाएगा, ए रिएक्टेंट है, इसका जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है, ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है, इसलिए माइनस के साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा माइनस, और डिफरेंस इन ए आपको मिलेगा डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम। ठीक है, तो dt आपको ये दिखाई देता है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन दूसरी बन गई। अब ये दोनों की दोनों जो इक्वेशंस हैं किसके लिए है, रेट के लिए है। तो अगर ये दोनों रिएक्शंस, दोनों इक्वेशंस हमारी इस रेट के लिए है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आमने सामने, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही है। या आप ऐसा बोल दीजिए कि रेट की जगह पर आप ये वाली इक्वेशन 2 को लाकर रखते हैं तो आपको ये मिलेगा dA माइनस में डिवाइडेड बाय dt आपके पास में इज इक्वल टू आपको ये मिल रहा है k और इनटू में a टू द पावर 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हुई। अब यहां से ध्यान दीजिए, हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया हुआ है कि जीरो ऑर्डर में a के पावर में जो 0 लिखा है तो a का अमाउंट इस रिएक्शन में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है, तो एक्चुअल में ये यहां से स्किप हो चुका है। अब इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं रही। ठीक है, इसको अगर हमको लिखना नहीं है तो हम डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। अब आप ये कीजिए कि माइनस के साइन के साथ में डिनोमिनेटर में जो dt है उसको इस साइड में शिफ्ट कर लीजिए, तो हमको इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी, dA अपॉन में जो माइनस के साइन के साथ dt था उसको वो साइड में शिफ्ट कर लिया हमने, तो माइनस भी इस तरफ में आया तो माइनस हुआ, k यहाँ पर पहले से प्रेजेंट था, a नॉट हमने खत्म कर दिया, वो वहां पर रखा हुआ नहीं है, dt को दूसरी साइड में हमने शिफ्ट कर लिया, तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा dt। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ये माइनस में k इंटू dt आपके पास में बन गया। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 बोल लेते, 4 का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब ये कीजिए कि दोनों साइड में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन लगाना है। तो उसके पहले आप ये कंसिडर कर लीजिए कि इनिशियल का अमाउंट क्या था आपके पास में। इनिशियली हम क्या बोलते हैं, a की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या बनी है, a0 बनी है। कब, जब टाइम की वैल्यू 0 होती है, तो t को आपको क्या लेना होगा, 0 होगा जब इनिशियल हम लेते हैं तो। ठीक है, यानी जब रिएक्शन आपकी स्टार्ट हुई थी। ऐसी फाइनल वैल्यूज आपके पास में क्या होती है, तो फाइनल हम बोलते हैं कि a का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 80 बन गया था और t की जो वैल्यू है वो t है, तो फाइनल में टाइम t की वैल्यू को t अगर हम मानते हैं और इनिशियल में टाइम की वैल्यू को अगर हम 0 मान रहे हैं, तो इस इक्वेशन नंबर 4 में इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पर भी लेना है आपको, राइट हैंड साइड पर भी लेना है। जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो साथ में लिमिट्स अप्लाई करेंगे और लिमिट्स इनिशियल से फाइनल तक हम अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो इक्वेशन आपको इस तरह से दिख जाएगी। इंटीग्रेशन यहां हम ले लेते हैं a0 का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ 80 यानी इनिशियल हुआ आपका, और ये आपके पास में फाइनल है बना हुआ। यहाँ कौन था आपके पास, dA इज इक्वल टू है आपके पास में माइनस, तो माइनस k जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन लगाते हैं इस डिफरेंस पे यानी dt के ऊपर में,
तो dt, इसकी लिमिट्स अप्लाई कर लीजिए तो ये टाइम 0 से टाइम t तक था। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पर बनी हुई, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये लिमिट्स अप्लाई करे तो इंटीग्रेशन और जो डिफरेंस है वो एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो अगली जो इक्वेशन आपकी बनेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आप यूनिट्स लिमिट्स कौन सी थी आपके, इनिशियल वाली वैल्यू थी यहाँ पर आपके पास में, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, A 0 है आपके पास, A नॉट है, और ये आपके पास में AT की वैल्यू है, इज इक्वल टू माइनस के जैसा का वैसा, क्योंकि ये कांस्टेंट था आपका, इंटीग्रेशन ये d को कट कर लेगा तो आपके पास में t की वैल्यू मिलेगी 0 से t तक, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपकी 6 बनी है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आगे जब प्रोसीड करना है तो हम हमेशा अपर लिमिट से लोअर लिमिट्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, A T फाइनल वाला कॉन्सेंट्रेशन माइनस में आपको लिखना होगा इनिशियल वाला कॉन्सेंट्रेशन, इक्वल के आगे माइनस के जैसा का वैसा है। यहां पर भी ऐसे करेंगे, अपर लिमिट्स में से लोअर लिमिट्स को माइनस करेंगे तो t माइनस 0 मतलब t ही आपके पास में बाकी बचा हुआ है, तो सिर्फ t आपका रह गया। ये बन गई एक्चुअल में इक्वेशन नंबर 7। अब हम आखिरी काम ये कर लेंगे, माइनस का जो kT था उसको ये वाली साइड में शिफ्ट कर लीजिए और यहाँ की लेफ्ट हैंड साइड की जो भी टर्म्स है कॉन्सेंट्रेशन की उसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लीजिए, तो साइन चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव में वैल्यू थी AT की वो नेगेटिव दिखाई देगी, नेगेटिव वाली जो वैल्यू है वो उस साइड में आपको पॉजिटिव दिखाई देगी। यहाँ का जो पॉजिटिव का सॉरी नेगेटिव का जो K है इस साइड में आने के बाद में आपको पॉजिटिव का K दिखाई देगा। तो पॉजिटिव में KT इज इक्वल टू AT को उस तरफ में लेकर चले गए हमने, तो ये नेगेटिव हो जाएगा आपका AT, और ये जो आपका नेगेटिव A नॉट था, A0 है आपका, ये पॉजिटिव बन जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका पॉजिटिव में हुआ। आगे जाने के बाद हम K को निकाल सकते हैं, यहां से K इज इक्वल टू हो जाएगा A नॉट कॉन्सेंट्रेशन माइनस AT कॉन्सेंट्रेशन यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनटू का जो T था उसको यहां शिफ्ट करने पर इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये T यहां पर आया और ये बनी आपकी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 8 बोल रहे हैं। तो ये थे आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए अगर आपको पूछा जाए तो आपको ये यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अप टू 3 मार्क्स तक पूछा जा सकता है, इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बिल्कुल रिलेटेड एक और सिमिलर क्वेश्चन है जो साथ में लगा होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, वो ये है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर जो आपने निकाले के, तो उसका एसआई यूनिट लिखिए, ठीक है। तो एसआई यूनिट भी लिखने के लिए आपको पूछा जा सकता है। कई बार ऑर्डर फाइंड करने के लिए भी ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको सिंपल यहां पर समझाकर दे रहा हूं। देखिए अगर ये आपकी इक्वेशन है बनी हुई के इज इक्वल टू, ये आपने किया हुआ है ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाय आपके पास में है टी, तो ये ऊपर की जितनी वैल्यूज हैं ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज हैं, ये जितनी भी वैल्यूज है कौन सी है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज हैं। कॉन्सेंट्रेशन को किस तरह से निकालते हैं, मोल पर डीएम क्यूब में निकालते हैं, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब, या फिर हम बोलते हैं मोल पर लीटर, जो मोलारिटी का फॉर्मूला एक्चुअल में हमारे पास में है। तो मोलारिटी हुआ और अपॉन में कौन है, टाइम, तो हम इसको टाइम के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो यूनिट क्या बन गया हमारे पास में, मोल पर डीएम क्यूब पर टाइम, ठीक है, ये हमारे पास में एसआई यूनिट हो गया। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एसआई यूनिट क्या बनेंगे, ठीक है। तो एक एसआई यूनिट यहां पर मैंने आपको इसका लिखकर दे दिया जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो हमारा एक और क्वेश्चन हुआ, आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन की तरफ में। तो ये है हमारे पास में एक इंस्टेंटेनियस रेट का अगला जो क्वेश्चन है कि इंस्टेंटेनियस रेट किसको बोलते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं। तो फिलहाल हम आज का ये सेशन यहां पर रोकेंगे, अगला हम पार्ट 3 और लेकर आएंगे। उस पार्ट 3 के अंदर इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करेंगे। एक और क्वेश्चन है हमारे पास फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इस पर भी हमको बात करनी है अगले सेशन में। और एक और हम लेकर आएंगे वो है एसआई यूनिट्स का, तो एसआई यूनिट पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक्टिवेशन एनर्जी, थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी के बारे में, एरेनियस इक्वेशन के बारे में अगले सेशन में बात होगी, ताकि वो भी हम आईएमपी क्वेश्चन कवर करें और ये चैप्टर के मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं, ठीक है।